कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ लोगों की तरफ पैसा जैसे चुंबक की तरह खिंचा चला आता है और दूसरे लोग दिन रात गधे की तरह मेहनत करके भी महीने के आखिर में यही सोचते हैं, यार पैसा गया कहाँ। बिल्कुल। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वेल्थ लॉ, वो कहते हैं कि ये सारा खेल मेहनत या किस्मत का है ही नहीं है। ये सब दिमाग का खेल है। एक माइंडसेट जो पैसे को खींचता है और दूसरा जो उसे धक्का मारकर भगा देता है। बिल्कुल। और आज हम इसी माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, दौलत बनाने के नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, सुनी सुनी सी बातें लगती हैं। हाँ, ये बातें कहीं ना कहीं सबने सुनी है, लेकिन आज हमारी कोशिश सिर्फ इन 10 नियमों को दोहराना नहीं है, तो क्या है? बल्कि उस सोच की गहराई में उतरना है जो इन नियमों को सिर्फ जानकारी से आदत में बदल देती है। ये पैसे कमाने से ज्यादा पैसे की साइकोलॉजी को समझने के बारे में है। क्या बात है। मतलब आज हम एक तरह की यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसी यात्रा जो हमें वित्तीय तंगी की जमीन से निकालकर दौलत बनाने की सोच तक ले जाएगी। बिल्कुल। और हमारे गाइड हैं वेल्थ लॉ में बताए गए 10 सिद्धांत। तो ठीक है, इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। पहला पड़ाव, और शायद सबसे मुश्किल भी है सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। हाँ, ये सुनने में ही उल्टा लगता है। हमारी तो आदत है कि सारे खर्चे, सारी ईएमआई, सारे बिल सब चुकाने के बाद जो बचेगा उसे बचाएंगे। और बचता कुछ नहीं है। सच कहूं तो ज्यादातर तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि पहले बचाओ फिर खर्च करो। हाँ, और यही मतलब सबसे बड़ा दिमागी स्विच है। स्रोत इसे एक पर्सनल वेल्थ टैक्स कहता है। पर्सनल वेल्थ टैक्स? हाँ, जैसे आप सरकार को इनकम टैक्स देने से मना नहीं कर सकते, वैसे ही ये एक टैक्स है जो आप अपने भविष्य को दे रहे हैं। अच्छा। सैलरी आते ही कोई भी दूसरा खर्चा करने से पहले कम से कम 10% निकाल कर अलग रख दो। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? 10% तो सुनने में ज्यादा नहीं लगता। और मनोविज्ञान की बात करें तो इसका एक बहुत गहरा कारण है। हम इंसानों का दिमाग तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है। बिल्कुल। आज की 500 रुपए की पार्टी 10 साल बाद के 50,000 रुपए से ज्यादा आकर्षक लगती है। हाँ। पहले खुद को पेमेंट करना सिर्फ एक वित्तीय नियम नहीं है, ये आपके दिमाग को भविष्य के लिए ट्रेन करने की एक दिमागी कसरत है। अच्छा। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आपका भविष्य आपकी आज की छोटी छोटी इच्छाओं से ज्यादा कीमती है। और धीरे धीरे आपका दिमाग बाकी बचे 90% में ही गुजारा करना सीख जाता है। समझ गया। तो ये जो 10% हम बचा रहे हैं, ये हमारी दौलत के पेड़ का बीज है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिसमें मैं खुद कई बार फंसा हूँ। हम साल भर पैसे जोड़ते हैं और फिर बूम, हाँ, एक नया फोन ले लिया या किसी बड़ी वेकेशन पे उड़ा दिए, ये सोचकर कि भाई इतनी मेहनत की है, हम इसे डिजर्व करते हैं। और स्रोत इसी को कहता है बचत की अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। हाँ, आपने बीज तो बोया, लेकिन पेड़ बनने से पहले ही उसे उखाड़ कर खा लिया। यही अमीर और आम इंसान की सोच का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। कैसे? आम इंसान बचत को भविष्य के किसी बड़े खर्च के लिए रखा गया पैसा समझता है। गाड़ी खरीदनी है, छुट्टी पर जाना है। हाँ, यही होता है। जबकि अमीर इंसान अपनी बचत को एक सेना की तरह देखता है, एक कैपिटल जिसका काम है बाहर जाकर और पैसा कमा कर लाना। वाह। अगर आप अपनी सेना को हर साल लड़ने भेजने की बजाय पार्टी में उड़ा देंगे तो आप जंग कभी नहीं जीतेंगे। आप आर्थिक रूप से हमेशा वहीं खड़े रहेंगे जहां से शुरू किया था। वाह, क्या नजरिया है। बचत की सेना, कमाल है। ठीक है, तो हमने पैसे बचा लिए और उसे खर्च भी नहीं किया। अब ये पैसा बस बैंक में पड़ा रहेगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो इस बचत की सेना को काम पर कैसे लगाया जाए? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तीसरा नियम है अपनी बचत का निवेश करें। निवेश करें? हाँ, आपकी बचत अगर सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ी है तो वो काम नहीं कर रही, वो सो रही है। और महंगाई नाम का दुश्मन चुपचाप उसकी ताकत कम कर रहा है। स्रोत कहता है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और काम पर लगाने के रास्ते क्या हैं? स्रोत में कुछ बताया गया है? हाँ, स्रोत कई विकल्प देता है। बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर बाजार, या यहाँ तक कि खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। स्रोत कहता है कि निवेश का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। तो फिर?
पहला निवेश हमेशा अपनी सुरक्षा में होना चाहिए, यानी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। ओहो, ये बहुत जरूरी है। ये आपके वित्तीय किले की दीवारें हैं। अगर ये दीवारें ही नहीं होंगी तो एक बड़ी बीमारी आपके सालों की बचत को हफ्तों में खत्म कर सकती है। ये बात बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हम पैसा बढ़ाने वाले निवेश की बात करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार, तो इसमें तो रिस्क भी होता है। लोग डरते हैं। बिल्कुल, और डर स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत एक सरल नियम देता है। ज्ञान आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ज्ञान? हाँ, बिना समझे निवेश करना जुआ है और समझकर करना एक कैलकुलेटेड रिस्क। थोड़ा समय निकालकर इन चीजों को सीखें। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। सही बात है। और याद रखें, सबसे बड़ा रिस्क निवेश ना करना है। अगर महंगाई 8% है और आपका बैंक 5% ब्याज दे रहा है, तो आप हर साल अपने पैसे की 3% कीमत खो रहे हैं। मतलब आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। वाह, मतलब मेरा पैसा मेरे लिए एक और कर्मचारी रख रहा है जो मेरी तरह ही मेहनत करेगा, वो भी बिना छुट्टी लिए। बिल्कुल। और यहीं से वो जादुई चीज आती है जिसके बारे में मैंने सुना तो बहुत है, लेकिन शायद ठीक से समझा नहीं। चौथा नियम, कंपाउंडिंग की शक्ति। स्रोत में आइंस्टाइन का जिक्र है कि वो इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। ये है क्या भला? हाँ, इसे स्रोत में एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पिता है। ठीक है। उस पर जो ब्याज मिला वो उसका बेटा है। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं, बेटे को यानी ब्याज को निकालकर खर्च कर देते हैं। हाँ। लेकिन कंपाउंडिंग में आप बेटे को भी पिता के साथ काम पर लगा देते हैं। अब पिता और बेटा दोनों मिलकर कमा रहे हैं। अच्छा। कुछ समय बाद बेटे का भी बेटा होता है, यानी ब्याज पर ब्याज, और आपका परिवार बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के बढ़ता जाता है। मतलब मेरे 10,000 ने 1,000 कमाए, तो अगली बार ब्याज 10,000 पर नहीं बल्कि 11,000 पर मिलेगा। एग्जैक्टली। और फिर जो कमाई होगी वो भी जुड़ जाएगी। ये तो शुरुआत में धीमा होगा पर लंबे समय में तो तूफान मचा देगा। एग्जैक्टली। यही वो फॉर्मूला है जिससे अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये समय और अनुशासन का खेल है। बस शर्त एक ही है, आप अपने पैसों के बच्चों और पोतों को घर वापस काम पर लगाते रहें, उन्हें पार्टियों में ना उड़ाएं। ठीक है, तो अब तक हमने पैसे बचाने, उसे काम पर लगाने और फिर उसे मल्टीप्लाई करने की बात की। जी। लेकिन ये सब तभी होगा जब हमें पता हो कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। अक्सर महीने के अंत में लगता है कि सैलरी आई और हवा हो गई। बिल्कुल। यहीं पर शायद अगले कुछ नियम काम आते हैं। बिल्कुल। और स्रोत अगले 3 नियमों को एक ही छाते के नीचे रखता है। अपने कैश फ्लो पर महारत हासिल करना। अच्छा। इसमें पहला कदम है नियम नंबर 5, हर रुपए का हिसाब रखें। उफ। ये सुनने में बड़ा बोरिंग और मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये आपकी आंखों से पर्दा हटाने जैसा है। मतलब एक डायरी लेके बैठ जाऊं और लिखूं 10 रुपए का समोसा, 50 की कॉफी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? शुरुआत में शायद लगे, लेकिन स्रोत कहता है जो अपने पैसों पर कंट्रोल रखता है वो अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल रखता है। एक हफ्ता करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ छोटी छोटी नालियों से बह रहा है। सच में? मेरे एक दोस्त ने ये शुरू किया और उसे पता चला कि वो महीने के 8,000 रुपए सिर्फ ऑनलाइन फूड ऑर्डर और कैब पर खर्च कर रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था। 8,000? हाँ, जब उसने वो आंकड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। हिसाब रखना पैसे को नियंत्रित करने का पहला कदम है। हाँ, और जब हमें पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है तभी तो हम उसे रोक पाएंगे। बिल्कुल। और यही शायद 8वां नियम आता है, खर्च कम करने की कला सीखें। लेकिन इसका मतलब क्या कंजूस बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे स्मार्ट खर्च कहता है। स्मार्ट खर्च? हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। 3 चीजों पर खर्च करने में कभी कटौती ना करें। कौन सी 3 चीजें? आपकी सेहत, आपकी शिक्षा यानी सीखना, और अच्छा पौष्टिक भोजन। अच्छा। क्योंकि ये खर्चे नहीं, ये निवेश हैं। आज आप कोई नया स्किल सीखने पर जो पैसा लगाएंगे वो कल आपको कई गुना कमा कर देगा। सही बात है। एक स्वस्थ शरीर और दिमाग ही दौलत बना भी सकता है और उसे संभाल भी सकता है। कटौती करनी है फिजूल खर्ची पर, निवेश पर नहीं। ये बहुत गहरी बात है और मुझे लगता है इन दोनों नियमों को जो चीज एक साथ बांधती है वो है 9वां नियम। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। सही पकड़ा। बजट बनाना मतलब अपने पैसे को एक GPS देना। आप उसे बता रहे हैं कि उसे कहाँ जाना है।
वरना वो कहीं भी भटक जाएगा। बजट का मतलब पाबंदी नहीं, आजादी है। आजादी कैसे? ये आपको ये जानने की आजादी देता है कि आप अपने जरूरी लक्ष्यों पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने फालतू खर्चों को पहले ही रास्ते से हटा दिया है। सही है। ये तीनों नियम, ट्रैकिंग, स्मार्ट खर्च और बजटिंग, मिलकर आपको अपने पैसे का मालिक बनाते हैं, गुलाम नहीं। और गुलामी की बात चलिए तो आज के दौर की सबसे बड़ी गुलामी पर आते हैं, कर्ज। EMI कल्चर। हाँ, स्रोत का छठा नियम है, कर्ज से बचें। उसे तो शैतान का दूसरा नाम कहा गया है। हम सब इस जाल में फंसे हैं। फोन लेना है, EMI पे ले लो। छुट्टियां मनानी है, क्रेडिट कार्ड है ना। और हम EMI की जंजीरों में बंध जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताता है, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच। हर कर्ज बुरा नहीं होता। ये दिलचस्प है। अच्छा कर्ज क्या होता है? अच्छा कर्ज वो है जो आप कोई ऐसी संपत्ति बनाने के लिए लेते हैं जो भविष्य में आपकी जेब में और पैसा डालेगी। जैसे अगर आपने 8% ब्याज पर एजुकेशन लोन लिया और उससे मिली डिग्री से आपकी कमाई 20% बढ़ गई, तो ये एक अच्छा कर्ज है। अच्छा। या आपने बिजनेस के लिए लोन लिया जो आपको लोन की लागत से ज्यादा मुनाफा दे रहा है। लेकिन बुरा कर्ज वो है जो आप घटते मूल्य वाली चीजों या दिखावे के लिए लेते हैं। महंगा फोन, विदेशी छुट्टियां, बड़ी गाड़ी जिसके आप हकदार नहीं हैं। समझ गया। स्रोत की सलाह सीधी है, अपनी चादर देखकर पैर पसारें और दूसरों से होड़ करने के लिए कर्ज के दलदल में न फंसें। ये बिल से बिल्कुल साफ है। अब तक हमने पैसे को संभालने की बात की जी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है और ज्यादा पैसा कमाना। और यही है हमारा 7वां नियम, आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोजें। ज्यादातर लोग शाम 5 बजे काम बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जबकि दौलत बनाने वालों का असली दिन 5 बजे के बाद शुरू होता है। वो अपने सपनों पर काम करते हैं। सही है। स्रोत कहता है, ज्ञान ही वो पूंजी है जो किसी मंदी या नुकसान में भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपने खाली समय में कोई नया हुनर सीखें, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी। अच्छा। अगर आप गृहिणी हैं तो ट्यूशन पढ़ाना, होम बेकिंग, ऑनलाइन बुटीक जैसे कई रास्ते हैं। अपनी कमाई को सिर्फ एक सैलरी के नल पर निर्भर मत रखिए। आय के कई छोटे छोटे नल और बनाइए। बिल्कुल। ये सारे नियम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। ज्यादा कमाओ, स्मार्ट खर्च करो, बचाओ और उसे काम पर लगाओ। हाँ। और ये सब कुछ एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर आकर टिकता है, 10वां नियम, दूरगामी लक्ष्य तय करें। यही वो नियम है जो एक अमीर और एक आम आदमी की सोच में जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। कैसे? आम आदमी अगले महीने की EMI या अगले साल के बोनस के बारे में सोचता है। अमीर आदमी सोचता है कि 10, 20, 30 साल बाद वो कहाँ होगा। उसका लक्ष्य सिर्फ EMI चुकाना नहीं होता, बल्कि एक दिन उस मुकाम पर पहुंचना होता है जहां दूसरों की चुकाई EMI उसकी आमदनी का स्रोत बन जाए। मतलब वो प्रॉपर्टी खरीदता है ताकि उसे किराया आए, जो दूसरों के लिए EMI जैसा है। बिल्कुल। लंबी अवधि की सोच आपको वो अवसर और जोखिम दिखाती है जो छोटी सोच वाले देख ही नहीं पाते। सही है। स्रोत एक ठोस लक्ष्य रखने की सलाह देता है। हर साल अपनी आय, बचत और निवेश को 10 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखें। अच्छा। क्योंकि जो भविष्य की योजना बनाता है वही भविष्य का मालिक बनता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद वेल्थ लोअर का निचोड़ यही है कि अमीर बनना आपके बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होता। नहीं, ये आपके दिमाग से शुरू होता है। ये एक सोच का बदलाव है। बिल्कुल। तत्काल मजे की जगह भविष्य के इनाम को चुनना, दिखावे की जगह संपत्ति बनाने पर ध्यान देना और किस्मत के भरोसे बैठने की जगह अपने वित्तीय भविष्य को खुद डिजाइन करना। और इसी बिंदु पर मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगी। इन 10 नियमों को सुनना एक बात है, पर बदलाव एक कदम उठाने से आता है। सही बात है। तो सवाल ये है, इन 10 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से, अभी से लागू करने पर आपकी वित्तीय दिशा में सबसे बड़ा और तत्काल बदलाव आ सकता है? अच्छा सवाल है। क्या वो हर महीने 10% बचाने का अनुशासन है, या अपने खर्चों को 1 हफ्ते तक लिखने का चैलेंज, या फिर कोई नया हुनर सीखने के लिए आज ही किसी कोर्स में दाखिला लेना? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान का इस्तेमाल करना शक्ति है। एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कि क्या होता है। और जैसा कि स्रोत का सार है, सोच बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी।